नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खूब चर्चे हो रहे हैं। इसे इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही लोगों की प्राइवेसी में भी सेंध का खतरा बढ़ गया है। इसके दूसरे भी कई खतरे बताए जा रहे हैं। ये ऐसा खतरा बताया जा रहा है जिसे लेकर एआई को रेगुलेट करने की बातें होने लगी हैं। दुनिया भर में एआई के रेगुलेशन पर बहस चल रही है और इसी बीच भारत में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की सिफारिश की है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, एआई के खतरे को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इसे रेगुलेट किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो फिर कैसे। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। आज के दिन में अगर दुनिया भर में कोई सबसे बर्निंग टॉपिक है तो वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दिनों चैट जीपीटी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। अब तो गूगल का एआई बेस्ड बार्ड भी मैदान में कूद चुका है। एआई को एक क्रांतिकारी टूल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये महज चंद समय में बकायदा लिखकर यानी टेक्स्ट में आपको ये जानकारी मुहैया करा देता है। लेकिन अब इसके खतरे की बात भी सामने आने लगी है। लोगों को डर है कि एआई किसी की निजी जानकारी में सेंध लगा सकता है। एआई के बढ़ते दायरे और निजता में सेंध लगने की आशंका को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की सिफारिश की है। ट्राई ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि एआई को रेगुलेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AIDAI को जल्द से जल्द एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक अथॉरिटी के तौर पर स्थापित करने की जरूरत है। अपने सुझाव में ट्राई ने एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दो तरह की संस्थाओं की वकालत की है। एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक अथॉरिटी और दूसरी मल्टी स्टेक होल्डर्स बॉडी, जो सलाह देने वाली संस्था के तौर पर संवैधानिक अथॉरिटी की मदद करेगी। वहीं इंडिपेंडेंट संवैधानिक अथॉरिटी का काम अलग अलग पहलुओं पर नए नियम बनाने की सिफारिश करना और इसके आधार पर बने नए नियम को लागू कराना होगा। इससे पहले मई में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी एआई को लेकर ग्लोबल स्तर पर इससे जुड़े कानून बनाने की बात कह चुके हैं। ट्राई के मुताबिक निजता में सेंध लगाने जैसे मामलों को लेकर पनप रहे डर में AIDAI की भूमिका अहम हो सकती है। खासकर इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, R&D सेंटर, स्वास्थ्य क्षेत्र, डिफेंस जैसे संस्थानों में डेटा के साझा करने को लेकर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जरूरी है जहां किसी की प्राइवेसी के एक्सपोज होने का खतरा नहीं के बराबर हो। ट्राई ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर एआई को रेगुलेट करने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके लिए इंटरनेशनल एजेंसियों को एक मंच पर आना होगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, इसके अपने फायदे के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां कस्टमर केयर के तौर पर चैटबॉट पर अपनी निर्भरता बढ़ाती जा रही हैं। ये एआई का ही जादू है कि ओपन एआई के चैट जीपीटी के बाद गूगल ने भी एआई बेस्ड गूगल बार्ड को मैदान में उतार दिया है। वहीं ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने भी एआई चैटबॉट XAI लॉन्च कर दिया है। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी अपना एआई चैटबॉट लामा 2 पेश कर दिया है। दुनिया भर की निगाहें एआई चैटबॉट के बढ़ते बाजार पर लगी हुई हैं। ऐसे में ग्लोबल एजेंसियों की मदद से इसे रेगुलेट करने को लेकर बात शुरू हो चुकी है, ताकि एआई की आड़ में किसी की निजी जानकारियों में कोई सेंध न लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। अमित दुबे हमारे साथ हैं, क्वांटम एंड एआई एक्सपर्ट हैं जाने माने। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जितेन जैन हैं, डायरेक्टर हैं वॉयजर इन्फोसेक के, बहुत बहुत स्वागत है आपका जितेन जी। हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, आप सही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। ये इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता क्यों है? क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल एआई के दायरे में लाने की इसको कोशिश है? और अगर रिस्पॉन्सिबल एआई के दायरे में लाने की अगर इसको कोशिश है, तो अभी तक जो एआई हम देख रहे हैं, क्या वो एथिकल या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबल नहीं है? बिल्कुल 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 रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जब चैट जीपीटी भी आप देखेंगे आया था तो अनएथिकल था। उसमें कई सारे सवालों के जवाब में एथिक्स इन्वॉल्व नहीं था, पर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, उसमें वो सारी कंडीशंस डाली गई।
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आप प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं और में कोई रेगुलेशन नहीं है, और कई सारे ऐसे हैं जिससे आप पूछिए कि बम बनाने की टेक्निक दे दीजिए, ओटीपी चुराने की टेक्निक दे दीजिए, वो बता देते हैं। और सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो अभी तक स्पेसिफिक होती थी वो सब जेनरिक हो जाएंगी और लोग और क्राइम कर सकते हैं। तो एक तो ये खतरा था ही, इस वजह से एथिक्स डाले गए, उसका मिसयूज़ ना हो जाए। और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी होती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, जिससे भी कन्फ्यूजन्स फैलते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू जब तक कंट्रोल नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब कोई एक प्रोडक्ट नहीं है और हर वर्टिकल में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप देखेंगे सोशल मीडिया में भी आप पूरा का पूरा आपका मैनेजमेंट एआई के थ्रू कर सकते हैं कि वो पोस्ट क्या डालेगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसे दिखाएगा, पिक्चर्स क्या डालेगा, किस तरह के कोड्स पोस्ट करेगा, तो लोग वो भी यूज़ कर रहे हैं। अब वो एथिकल माना जाएगा, अनएथिकल माना जाएगा, क्योंकि आपका गलत परसेप्शन बनता है, या लोगों के प्रोफाइल क्लोन करके एआई के द्वारा मैनेज हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की अब ज़रूरत आन पड़ी है। इससे पहले भी जब हमने देखा कि इलॉन मस्क और बाकी लोगों ने जब वो लेटर लिखा था कि एआई का रिसर्च थोड़ा सा रोका जाए, क्योंकि उसका वो बाउंड्री केस आ गया है जहाँ पर ह्यूमन लोगों को डायरेक्ट इम्पैक्ट पहुँचाएगा और उसका मिसयूज़ ज़्यादा होगा पॉजिटिव यूज़ के बजाय, जो दिख रहा है। अभी क्राइम भी हुए, आप देखा कि आपकी वॉइस क्लोनिंग करके लोगों से पैसे मांग लिए गए, डीप फेक वीडियोज़ जनरेट करके लोगों को डराया गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बढ़ी हैं, इसलिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही समय है, सरकार को ये रेगुलेशन लाना पड़ेगा और इससे एक डिटरेंट जरूर आएगा। मैं कहूँगा पूरी तरीके से रोकना मुश्किल होता है, पर एक डिटरेंट आता है। लोग फ्रीली इसको मिसयूज़ नहीं करेंगे कि कोई कानून ही नहीं है तो हम तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं होगा फिर। एब्सोल्युटली। और जितेंद्र, हम देख रहे हैं कि ट्राई ने अपनी सिफारिश में कहा है कि भाई आप एक ग्लोबल एक बॉडी बनाइए, तो क्या हम उस स्थिति में हैं अभी कि भारत एआई के मामले में वो भी रेगुलेशन के मामले में अभी पूरी दुनिया को लीड करे या इकट्ठा करे, एक मंच पर लेकर आए, उस स्थिति में हैं हम अभी क्या? देखिए, मेरे मित्र अमित जो अभी बता रहे थे कि क्यों एआई को रेगुलेट करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं आधी बातों से सहमत हूं। हाँ, इस बात के लेके मैं जरूर कहूंगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम विज्ञान का जो यूज है, वो किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसको रेगुलेट करने की आज बहुत जरूरत है। मगर एआई की जो रिसर्च को रेगुलेट करने की बात है, ये पूरी तरह से दूसरा मुद्दा है। जो इलॉन मस्क ने चिट्ठी लिखी है, जो बड़े गूगल के या माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर जो अब यूएस में जो चिट्ठियां लिख रहे हैं, वो एआई के यूज को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, रिसर्च को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि शायद एआई के रिसर्च में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि एक समय ऐसा शायद ना आ जाए कि उसके सही और गलत के इस्तेमाल को हम शायद जो है एक तरह से कंट्रोल ही ना कर पाए। तो उसका इस्तेमाल एक वेपनाइज रोबोट्स को बनाने के लिए हो, या वेपनाइजेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन के लिए हो, झूठ फैलाने के लिए, या स्कैम करने के लिए, हैकिंग करने के लिए, वो सारी चीजें शायद हम रोक नहीं पाएंगे। इसके लिए वो उस रिसर्च के ऊपर एक बार रोक लगाना चाह रहे थे। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि जो ट्राई ने कहा है, मुझे लगता है ये जो महत्वाकांक्षी सोच है, ये भारत के लिए आज उचित नहीं। भारत के अंदर बिल्कुल एआई के यूज को कि किस तरह से कोई कंपनी, जैसे अमित बता रहे थे कि अगर आप कोई चैटबॉट के द्वारा कोई कस्टमर सर्विस दे रहे हैं फ्लाइट बुकिंग की, तो अगर गलती से कोई टिकट बुकिंग में गलती होती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी। अगर आप एआई इनेबल्ड सेल्फ ड्राइविंग कार अगर लॉन्च कर रहे हैं और उसके द्वारा किसी का एक्सीडेंट होता है तो किस कंपनी की जिम्मेदारी होगी। तो उन सब चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। मगर एआई को अगर आप भारत के अंदर उसके डेवलपमेंट को, रिसर्च को अगर आप रेगुलेट करने की बात करेंगे, तो आपको समझना होगा हम इस समय अमेरिका और यूरोप और चीन के बराबर जो वहां रिसर्च, उसके बराबर के हम दूर दूर तक उसके पास नहीं खड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है एआई के अंदर, आज उसमें 60 to 70% चाइनीज फंड्स का, चाइनीज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद अमेरिका का है। तो जो गूगल का जो एक एआई का वर्जन देख रहे हैं, चैट जीपीटी का देख रहे हैं, शायद चाइना का अगर आप देखेंगे तो उनसे 20-30% ही पीछे है, वो भी वो 5-4-5 साल में बराबर आ जाएंगे। मगर अगर हम भारत में अगर हम एआई को, रिसर्च को रेगुलेट करने की बात करेंगे, तो ये उसी तरह की बेवकूफी होगी जो नेहरूवियन ईरा के अंदर आपने कहा कि बिना परमाणु बम बनाए तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पर साइन कर दीजिए। जो बना चुके हैं वो तो अब उसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। ये हैव एंड हैव नॉट वाली है, वही कि हमारे पास 5 अब हम पंच बन के बैठ जाएंगे और हमारी एक सिक्योरिटी काउंसिल होगी, जिसके पास न्यूक्लियर एक बॉम्ब होगा, हम सिक्योरिटी काउंसिल में बैठेंगे, बाकी सब हमारे नीचे बैठो। हमारे पास वीटो पावर होगी, बाकी सब आप नीचे बैठो, दूसरे 2 दर्जे के रोक लो। तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफी अब हमें दोबारा नहीं करनी है।
अगर एआई के रिसर्च अंदर होगी तो उसके खतरे भी होंगे और गलतियां भी होंगी। पर वो जब आप उस दौर में आ जाएं, जब वो इतनी सक्षम हो जाए कि आप उसको सही और गलत इस्तेमाल के ऊपर आपको फैसले लेने पड़े, मुझे लगता है रिसर्च को रेगुलेट करने की जरूरत तब होनी चाहिए। तब तक भारत के अंदर खुले मन से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी रेगुलेशन के जो रिसर्च एआई के ऊपर है वो होनी चाहिए। हाँ, उसके इस्तेमाल के लिए आप रेगुलेशन लेके आइए, पर किसी भी तरह का रेगुलेशन मुझे लगता है अपने ऊपर ही, खुद के अपने सेक्टर के ऊपर आत्मघाती हमला करना होगा। और ठीक है। भारत में एआई के रिसर्च को हालांकि किसी भी तरह के रेगुलेट ठीक, करने के लिए, ऑलराइट, जब यानी तक कि हम आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न रिसर्च कंट्रीज पे के बराबर आप ना आ जाए, अंकुश न नहीं लगाएं, होना चाहिए। इस्तेमाल किस तरह का हो इस पर बात जरूर हो। कोई आशुतोष, अंकुश नहीं, कोई बाधाएं नहीं, कोई कानून नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। लेकिन ट्राई कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AIDAI लाया जाए, जो कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी। आशुतोष, क्या ये पॉसिबल है? मैं वापस आऊंगा, अभी मेरे सवाल अभी बचे हुए हैं, लेकिन आशुतोष से ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। आशुतोष, इस तरह की अथॉरिटी की क्या आवश्यकता है? देखिए, जो डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, मुझे लगता है बिल्कुल इसकी जरूरत है, क्योंकि जब आप कोई नए चीज को बढ़ावा देते हैं तो उसका रेगुलेशन भी एट द सेम टाइम जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर चीज का दो साइड होता है। अगर वो यूजफुल है तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना जरूरी है, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जो उसको यूज करेंगे उनका प्रोटेक्शन भी जरूरी है। अब जैसे कि हमारे मित्र ने बताया कि भाई, जैसे मान लीजिए, हम तो सिर्फ डेटा की बात को लेकर के नहीं चल सकते। एआई हर जगह यूज हो रहा है, वो एक रोबोट सिस्टम है जिससे कि बहुत सारी चीजें ऑपरेट होंगी अपने आप। अगर कोई ह्यूमन बीइंग अगर कोई गाड़ी चला रहा है और अगर उसकी गलती होती है, उसका वो एरर होता है और एक्सीडेंट होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो हम उसके ऊपर इंडियन पिनल कोड के हिसाब से प्रोसिक्यूशन चला सकते हैं, उसके नेग्लिजेंस के ऊपर हम केसेस चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई रोबो कार को चला रहा हो तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, वो कैसे रेगुलेट होगा, किसको पनिशमेंट मिलेगा। और अगर हम ऐसा रेगुलेशन नहीं लाते हैं तो हो सकता है कि इसका मिसयूज हो। अगर कोई चाहता है कोई क्राइम करना तो वो जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है एआई का, ऐसी गाड़ी या ऐसा कोई दूसरा प्रोडक्ट जिसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी की। तो ऐसे सिचुएशन में कौन जिम्मेवार होगा, किसको पनिशमेंट दिया जाएगा, ये एक बहुत अहम मुद्दा होगा। तो इसके लिए जो सपोर्ट करने के लिए डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो एक बॉडी की बात की जा रही है, जो एक्सपर्ट बॉडी होगा, और वो जो है एमएसपी बताएगा उसको कि किस तरीके के जो रिसर्च वो के हिसाब से कि क्या रूल्स किस तरीके के बनने चाहिए, तो उस तरह से जो है उसको रेगुलेट हो, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। अब अगर कोई गलती होती है इस तरह से एआई द्वारा, तो कौन जिम्मेवार उसके लिए होगा? या तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, या फिर वो डिजाइनर होगा, या फिर वो जो परचेज किया है जो प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट से अगर कोई एरर हुआ है तो क्या वो ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा? और अगर ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे तो किस हद तक होंगे, उनका क्या पनिशमेंट होगा, और उनको किस तरह से पेनलाइज किया जाएगा, ताकि एक डिटरेंस बने और इसका गलत इस्तेमाल ना हो। क्योंकि सिर्फ ह्यूमन को चेंज कर देना या रिवर्स कर देना, एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी एआई फ्रेमवर्क की बात है। मैं इससे पहले अमित जी के पास आऊं, मैं फटाफट से जितेन के पास जाना चाहूंगा। जितेन, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पक्ष में नहीं है कि रेगुलेशन आना चाहिए, लेकिन जितेन, मैं पढ़ रहा हूं पूरी दुनिया में एक ट्रस्टवर्दी एआई फ्रेमवर्क की आवश्यकता पर जोर पड़ रहा है। अब कौन एआई स्ट्रैटेजी बना रहा है, कौन डिजाइनिंग कर रहा है, कौन प्लानिंग कर रहा है, कौन उसमें डेटा डाल रहा है, डेटा स्ट्रैटेजी कौन बना रहा है, फिर उसमें एल्गोरिथम के सेट ऑफ द लॉजिक और इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है, ये तो सब ह्यूमन इंटरवेंशन से पॉसिबल है ना। फिर उस आखिर में जो डिप्लॉयमेंट है और उसकी जो गवर्नेंस है, अगर हमको ये नहीं मालूम है कि इसमें कोई बायस नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आगे चल के खतरा पैदा हो, इतना खुला मैदान हम कैसे दे सकते हैं किसी को? नहीं, तो आपने जो खुले मैदान की बात करी, पर खुले मैदान को तो आप उसकी बाउंड्री तय करेंगे जो आपके पास खेलने के लिए खिलाड़ी हो। खिलाड़ियों को जन्म तो लेने दीजिए, उनको खेल तो सीखने दीजिए, उसी के बाद आप मैदान के कायदे नियम तय करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आशुतोष ने जितनी भी बातें कही, मेरे मित्र, मैं काफी बार उनसे चर्चा में रहा हूँ, बहुत अच्छे विचार वो रखते हैं, पर उन्होंने जितने भी समय उदाहरण दिए वो सारे एआई के इस्तेमाल को लेकर हैं। उसको तो रेगुलेट होना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जिनके पास एक सक्षम एआई है, एक वेल एडवांस डेवलप्ड वर्जन ऑफ सोफिस्टिकेटेड एआई है, जैसे चैट जीपीटी 4 वगैरह है, वो कंपनियां भी आज अपनी टेक्नोलॉजी भारत में बेचेंगी, सबलेट करेंगी या यहाँ से इस्तेमाल होगा।
उसको ठीक। रेगुलेट करना चाहिए। मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए इलॉन मस्क ने लेटर लिखा कि हमें अब 5 साल के लिए 10 साल के लिए एआई पे रिसर्च रोक देनी चाहिए। क्यों भैया, आप तो पिछले 20 साल से कर रहे थे, तब आपको खतरों का भान नहीं हुआ, तब आप छिप के कर रहे थे। अब जब सबके एब्सोल्युटली। सामने आ गया तो आप ठीक चाहते है, हैं कोई हमारे ओके। बराबर आके खड़ा ना हो जाए, तो ओके। सारा जितना बिजनेस हम कैप्चर करना चाहे, जो मोनोपोली हम बनाना चाहें, वो हम बना लें। ये एब्सोल्युटली, आप मुझे बताइए, यानी कि वही बात है। एक मैं सेकंड अमित दीपक जी जी, के पास भी आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक बस में एक यहाँ पे मिनट ले में रहा अगर हूँ। आप मुझे करना तो चाहें, क्या मुझे वाकई बस में एक जैसा कि जितिन कह रहे हैं कि सिर्फ रिसर्च को आप रेगुलेशन के दायरे में मत लाइए, रेगुलेशन के दायरे में लाइए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके इस्तेमाल को लेकर जो उसके जो एथिक्स है उनको दायरे में रखिए। क्या यही बात है या कुछ और? एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमित जी, क्या सिर्फ रिसर्च को दायरे में नहीं रखना चाहिए, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि नए आइडियाज आते रहें, नए नए इनोवेशंस के लिए रास्ता खुला रहे, या फिर एक रिस्पॉन्सिबल एआई की दायरे में रिसर्च भी आना चाहिए? नहीं, रिसर्च बिल्कुल भी दायरे में नहीं है, क्योंकि यदि आप देखेंगे 69 कंट्रीज़ ने अपनी एआई स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बनाई और उसके बारे में चर्चा चल रही है। यू का एआई रेगुलेशन ड्राफ्ट ऑलरेडी रेडी है। चाइना भी कई सारे कंट्रोल्ड एआई मतलब रेगुलेशंस देता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया इज़ द ओनली वन, इंडिया पहले ही कर रहा है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है एआई का, क्योंकि उसमें बायसिंग होती है, चैट जीपीटी भी मुझे बायस लगता है, क्योंकि उसके पास जो डेटा है मोस्टली इंग्लिश है, तो वो एक बायस्ड ओपिनियन जो इम्पैक्ट डाल सकती है, उसका मिसयूज़ हो सकता है। उसकी वजह से रेगुलेशंस तो होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल जितिन की बात से सहमत हूँ कि रिसर्च के लिए रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम उसमें बढ़ रहे हैं। 1900 से ज़्यादा कंपनीज हैं इंडिया में स्टार्टअप जो एआई में काम कर रही हैं, और उसमें से आई एम श्योर कई सारी यूनिकॉर्न बनेंगी। करीब $6.5 बिलियन का एआई का बिजनेस है इंडिया के अंदर। बिल्कुल। ऐसे में उस पर रिसर्च पर अंकुश लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं। 1900 कंपनी होती है जो एआई पे, और ये बढ़ रहा है। और एआई की जो स्किल है इंडिया की, वो इंटरनेशनल मार्केट में पहचानी जा रही है। तो मेरे ख्याल से रिसर्च पर तो बिल्कुल इंटेंशन नहीं होगा। यदि भारत सरकार क्वांटम रिसर्च के लिए 8,000 करोड़ का बजट सैंक्शन कर सकती है, तो डेफिनेटली वो एआई की रिसर्च के लिए उसको रेगुलेट नहीं करेगी। एआई की इम्प्लीमेंटेशन के खतरे को भांपते हुए रेगुलेशन लाएंगी, और वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी और बिजनेस पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली जरूरी है। इस समय नीड ऑफ द आवर मेरे ख्याल से वही है। तो मैं जितिन से बिल्कुल सहमत हूँ, रिसर्च को नहीं करना चाहिए, और करना करेगी भी नहीं, क्योंकि अभी जिस तरह से इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है, रिसर्च पर उतना डेंट नहीं होगा। एब्सोल्युटली। जितिन, एक गाड़ी हमने मिस की है, और उसके बारे में आशुतोष बेहतर तरीके से बताएंगे। एक गाड़ी हमने जो डेटा प्राइवेसी को लेकर है, उस गाड़ी को हमने मिस किया। अभी उस पर काम चल रहा है, सरकार बहुत गंभीर है, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि जितनी त्वरित गति से, जितनी तेजी से हमको इस डिजिटल वर्ल्ड में डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आना चाहिए था, वो हम नहीं लेकर आए। ऐसे में ट्राई जो कह रहा है, जैसे यूएस में NIST है, जो उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि AI रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बना चुका है, उसका 1.0 वर्जन डाल चुका है। ये पहल क्या ये सुनिश्चित नहीं करेगी कि हम समय से आगे रहते हुए AI के फ्यूचर को देखते हुए हम पहले ही वो ले आए, इससे जुड़ा हुआ फ्रेमवर्क? वो समय के आगे रहने की तो बात नहीं, हम समय से 15 साल पीछे चल रहे हैं। वो फ्रेमवर्क अब तब लेके आ रहे हैं जब उनकी कंपनियां वहां पिछले 15 साल से काम कर रही थी। आप इस बात को समझिए। दूसरी बात, मैं इस बात के हमेशा पक्ष में रहा हूं कि एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी या एक सोशल मीडिया रेगुलेटर या एक डिजिटल मीडिया रेगुलेटर आना चाहिए। तो जो ये सरकार के ट्विटर से जो रोज एक तरह से झड़प हो रही थी, या जो रोज अमेंडमेंट लेके आए जा रहे हैं डिजिटल इंडिया IT एक्ट के अंदर टू कंट्रोल बिग टेक, तो मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्रंटेशन सरकार और सोशल मीडिया कंपनीज के बीच में जो बन रहा था, वो अच्छे संकेत नहीं थे। इसलिए मैंने हमेशा से कहा कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, जैसे सेबी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है, या RBI एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, या रेगुलेटर आप उसको बैंकिंग सेक्टर का कह लीजिए, उसी तरह से एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए जो इन कंपनियों को अकॉर्डिंगली डील कर सके। मगर वो रेगुलेटर ट्राई नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जो जिसके लिए ट्राई बना था कि आपको एक अच्छी टेलीकॉम सर्विस मिले, उसमें वो विफल हो गए। आज आप कनॉट प्लेस के अंदर जाके खड़े हो जाइए, वहां पे मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे। जो 4G की स्पीड है वो 2G के बराबर आधी जगह नहीं है। तो ट्राई जो क्वालिटी ऑफ सर्विस के एक मिनिमम क्राइटेरिया थे, उसी को भी एक फोर्सफुल इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए वो विफल हो गए। दूसरा,
आज दीपक जी, आप इस पैनल में 4 लोग बैठे हैं, आप कोई भी, मैं चुनौती देता हूँ, अपना मोबाइल उठा के देख लीजिए, रोज डीएनडी में रजिस्टर करने के बावजूद 15, 20, 25 स्पैम मैसेज आते हैं। नहीं 50 वो आप स्पैम सही ईमेल आ कह रहे रहे हैं हैं। जितेंद्र। देखिए ट्राई के जहां जहां पर फेलियर्स हुए हैं वो एक अपनी जगह है, लेकिन लेकिन एआई और बिग डेटा को रेगुलेट करने के लिए ट्राई खुद कह रहा है कि भाई हमसे मत कहिए, आप एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आइए, गवर्नमेंट एक अलग से लेके आए। वो नहीं कह रहे हैं कि हम करेंगे, वो इसीलिए कह रहे हैं कि हम ही वो रेगुलेटर हैं, उन्हें ये रिकमेंडेशन देने की जरूरत नहीं, तो उसके लिए मंत्रालय है। तो वो ये आप रहने दीजिए। जो पंडित जी कहते हैं ना कि ये वाली पूजा कराइए, उसका ये आपको मिलेगा, वो पंडित जी खुद से ही पूजा कराने के लिए कह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे सब समझदार हैं, इशारा किस तरह है सबको पता है। ओके, आशुतोष से पूछते हैं। आशुतोष, क्या क्या वाकई में ऐसा है कि ट्राई चाह भी रहा है कि हमारे अंडर में रही है रेगुलेशन, और एक बस अलग से एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का नाम दे दिया? वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को खुद को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं महाराज, ये सबको दिख रहा है। अच्छा ठीक है आशुतोष जी। जी आशुतोष। नहीं देखिए, जहां तक क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करी अभी जितिन जी ने, मैं भी सहमत हूं कि देखिए जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहना बहुत जरूरी है। और अगर हम इसमें बैकडेटेड होते हुए चले जाएंगे और हम इसको ही, जब हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को अगर हम बेटर नहीं कर पाएंगे, परफेक्ट नहीं बना पाएंगे, तो हमको जो नए टेक्नोलॉजीज को जो हम लाने की बात कर रहे हैं, रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, फिर उसका क्या होगा, कैसे होगा। और रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसके लिए उनको लाया गया है रेगुलेट करने के लिए, वो और बेटर हो। ठीक है, साथ में रेगुलेशंस भी हो कि उसका मिसयूज ना हो, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो, वो अपनी जगह है। बट क्वालिटी ऑफ सर्विस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये बहुत ही जरूरी है। और ये जो हम अभी एमएसबी की जो बात कर रहे हैं, एमएसबी मुझे लगता है कि जो अथॉरिटी है अपना डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको एक प्रॉपर वो सजेशन दे पाए, और उसके बोर्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री के हों या फिर आईटी फील्ड के हों, या जिनको जो है इस बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, उनकी एक प्रॉपर टीम बने और ये जो बोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे। और ये डेटा अथॉरिटी को जो है अच्छे से एडवाइस करे। ये हाँ बिल्कुल आशुतोष, आपने बिल्कुल सही कहा। एमएसबी का जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं, ट्राई वाले कह रहे हैं कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक एमएसबी मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी जो है वो एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करे। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन कटाक्ष सही लगा मुझे जितेन का कटाक्ष बिल्कुल सही लगा कि ट्राई के ऊपर भी यही कमोबेश यही सारा उसका मैंडेट था कि एक रिस्पॉन्सिबल टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम पैदा हो। लेकिन क्या वो हो पाया है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब आप अपना काम छोड़कर अगर इस तरह के एडवाइस दे रहे हैं कि एक नया वो लेकर आइए, तो थोड़ा सा सवाल तो उठेंगे ही। बहरहाल हम तो उम्मीद यही करेंगे कि और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्राई अगर काम करेगा। लेकिन बहरहाल वापस लौटते हैं इस आइडिया पे। अमित, आपका क्या आपका अनुमान कहता है कि कब तक ये हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, और क्या हम आइडिया के लेवल पर कम से कम अर्ली बर्ड हैं इस मामले में, होप या बनने की ओर अग्रसरित हैं? नहीं, हम अर्ली बर्ड बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल अभी अर्ली बर्ड नहीं है, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत सालों से चल रहा था और लोगों के ड्राफ्ट रेडी हैं। ईयू का एआई रेगुलेशन ड्राफ्ट रेडी है, मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक आ जाएगा। चाइना का, जैसे मैंने कहा, कि उनके रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं। एआई के थ्रू डेटा चोरी भी होता है। एआई के थ्रू बहुत बेटर प्रोफाइलिंग होती है। जैसे आप जब चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो और वो याद रखता है कि आपने इससे पहले क्या किया, तो एक तरह से वो ज़्यादा आपको जान पाता है, आपकी साइकोलॉजी के और उससे। तो इसलिए भी रेगुलेट करना ज़रूरी है कि अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो फ्री फ्रेमवर्क दे रहे हैं एआई का, और वो लोगों को कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन बनाइए। तो बेसिकली वो जो स्ट्रैटेजी है वो डेटा कंजम्पशन की है, क्योंकि जब लोग उस पर अलग अलग तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो डेटा उनको मिलेगा और वो एक अलग लेवल का डेटा होगा। तो मेरे ख्याल से इसलिए भी रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये डेटा और ना चला जाए बाहर। अभी तक हमारा डेटा प्राइवेसी बिल भी रेडी नहीं है, और अभी एक ऐसा इफेक्टिव इंजन आ गया है जो इनडायरेक्टली डेटा आपसे ले रहा है, और उसके बेस पर जो फर्दर प्रोफाइलिंग होगी ज़्यादा खतरनाक होगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो एनोनिमाइज करके लेते थे, ये तो बहुत ही बिल्कुल, और ये परिष्कृत होता जाएगा। एआई के हमें ऐसे ऐसे रूप देखने को मिलेंगे जिससे हम दुनिया में संभवतः बहुत ज़्यादा चौंकेंगे भी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबिलिटी, इंटरप्रिटेबिलिटी, हार्मफुल बायस मैनेजमेंट, ये सब ध्यान में रखना होगा, जिस पर दुनिया ऑलरेडी काम कर रही है। सिक्योर हो, रेजिलिएंट हो, और साथ ही साथ में वैलिड और रिलायबल भी हो,
और कम से कम सेफ हो, ये बता पाए कि एक पूरा इकोसिस्टम जो बन रहा है एआई का वो रिस्पॉन्सिबल है और वो ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर्ड नहीं करेगा या प्रॉपर्टी या एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं बनेगा। ये जब तक सुनिश्चित हमने नहीं किया, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होगा इस तरह का आइडिया के साथ आगे बढ़ना। लेकिन हाँ, जैसे हमारे तीनों पैनलिस्ट ने कहा, रिसर्च पे कोई अंकुश ना लगे, क्योंकि रिसर्च तो जड़ है। अगर आपने जड़ को काट दिया फिर आप पौधे को बड़ा होते हुए कैसे देखेंगे, तो उस ओर भी ध्यान देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। अमित दुबे, थैंक यू सो मच। जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।